हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन पक्का में। तो आज की वीडियो बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है। यूपी ट्रिपल एससी के लिए हम कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच आर्किटेक्चरल रजिस्टर इन अ वॉन न्यूमन CPU hold the address of the next instruction to be fetched from memory। तो वॉन न्यूमन CPU में कौन सा आर्किटेक्चरल रजिस्टर मेमोरी से लाए जाने वाले अगले इंस्ट्रक्शन का पता यानी कि एड्रेस रखता है? तो वो कौन सा होता है जो अगले इंस्ट्रक्शंस का पता रखता है? तो वो हो जाता है आपका प्रोग्राम काउंटर। कौन सा हो जाता है? प्रोग्राम काउंटर हो जाता है। बार बार ये क्वेश्चन कराया हुआ है और पूछा गया है। क्लियर है, एग्जाम में बार बार प्रोग्राम काउंटर से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो प्रोग्राम काउंटर होता है वो क्या करता है कि अगले एग्जीक्यूट होने वाले इंस्ट्रक्शन का क्या रखता है? एड्रेस रखता है। ठीक है, ये क्या रखता है? एड्रेस रखता है। हर इंस्ट्रक्शन के बाद ये क्या करता है? पीसी अगले इंस्ट्रक्शन की ओर बढ़ता है। ठीक है, ये हर इंस्ट्रक्शन के बाद क्या होता है? बढ़ता रहता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? जो सीपीयू के इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूशन को ये क्या करता है? नियंत्रित करता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच बायोमेट्रिक आईटी गैजेट यूटिलाइजेस अ मैथमेटिकल पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन टेक्निक ऑन इमेजेस ऑफ द सर्कुलर स्ट्रक्चर ऑफ एन इंडिविजुअल्स आई फॉर हाई सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन। तो उच्च सुरक्षा यानी कि हाई सिक्योरिटी प्रमाणीकरण के लिए कौन सा बायोमेट्रिक आईटी गैजेट किसी व्यक्ति की आंख की गोलाकार संरचना की छवियों पर एक गणितीय पैटर्न पहचान तकनीक का उपयोग करता है? तो वो कौन सा होता है? वो हो जाता है आपका आइरिस स्कैनर। ठीक है, आइरिस स्कैनर होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो जो आइरिस स्कैनर होता है ये क्या करता है? जो आंख की आइरिस की यूनिक पैटर्न को पहचानता है। ये क्या करता है? आंख की यूनिक पैटर्न को क्या करता है? पहचानता है। ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या करता है? ये हाई सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन का उपयोग किया जाता है। क्या करता है? हाई सिक्योरिटी, उच्च सुरक्षा, ठीक है, ऑथेंटिकेशन का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। तो जो इसकी एक्यूरेसी होती है वो फिंगरप्रिंट से भी क्या होती है? अधिक मानी जाती है। किससे? जो इसकी क्या होती है? एक्यूरेसी होती है। ठीक है, क्या होती है? फिंगरप्रिंट से भी ज्यादा। ठीक है, क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द कंडीशन कॉल्ड व्हेन टू और मोर प्रोसेसेस आर अनेबल टू प्रोसेस बिकॉज ईच इज वेटिंग फॉर द अदर टू रिलीज अ रिसोर्सेज। तो उस स्थिति यानी कि कंडीशन को क्या कहा जाता है? जब दो या दो से अधिक प्रोसेस आगे बढ़ने में असमर्थ होती है क्योंकि प्रत्येक प्रोसेस दूसरी प्रोसेस द्वारा रिसोर्स छोड़ने का इंतजार कर रही होती है। तो वो कौन सी होती है? वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वो डेडलॉक होती है। तो डेडलॉक में क्या होता है कि दो या दो से अधिक जो प्रोसेसेस होती हैं वो एक दूसरे रिसोर्सेज का क्या करती हैं? इंतजार करती हैं। क्लियर है, एक दूसरे रिसोर्सेज का इंतजार करती हैं। तो जो कोई भी प्रोसेस आगे एग्जीक्यूट नहीं हो पाती है, इसकी वजह से कोई भी जो प्रोसेस होती है वो आगे एग्जीक्यूट नहीं हो पाती है। तो ये रिसोर्स शेयरिंग की बहुत ज्यादा गंभीर एक समस्या हो जाती है। ठीक है, किसकी? रिसोर्स शेयरिंग की। जब वो आगे एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाएगी तो जो रिसोर्सेज शेयरिंग में क्या होती है? प्रॉब्लम आती है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि which industrial automation network architecture is commonly used to monitor and control entire factory site or large scale infrastructure across long distance। तो लंबी दूरी पर पूरी फैक्ट्री साइटों या बड़े पैमानों के बुनियादी ढांचे की निगरानी और नियंत्रण के लिए आमतौर पर किस औद्योगिक स्वचालन नेटवर्क आर्किटेक्चर का उपयोग किया जाता है? तो वो कौन से आर्किटेक्चर का उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है SCADA।
क्लियर है? किसका किया जाता है? SCADA का उपयोग किया जाता है। इसकी फुल फॉर्म याद रखना। क्लियर है? एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो जो SDA की फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? SDA की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? सुपरवाइजरी, ठीक है, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन, ठीक है, क्लियर है? तो जो सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? बात करें जो सुपरवाइजरी कंट्रोल होता है, ये क्या करता है कि दूर से मशीनें और जो भी उपकरण होते हैं उनको नियंत्रित करता है, ठीक है, किससे? दूर से करता है। एंड डेटा एक्विजिशन का मतलब क्या होता है? जो डेटा एक्विजिशन होता है वो जो सेंसर और जो मशीनों से क्या करता है, किसके जो सेंसर और मशीनों से ये क्या करता है कि डेटा को कलेक्ट करता है, ठीक है, डेटा को एकत्रित करता है। क्लियर है? डेटा को कलेक्ट करने का ये काम करता है। तो बात करें कि जो ये होता है SCADA होता है, इसका उपयोग होता क्यों है? ठीक है, किस लिए होता है कि जो SCADA होता है इसका उपयोग बिजली घर यानी कि पावर प्लांट और वाटर सप्लाई, ठीक है, ऑयल गैस और जो भी आपकी बड़ी फैक्ट्रियों की निगरानी और नियंत्रित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि निगरानी करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। यही पूछा गया है कि किस लिए किया जाता है, तो निगरानी के लिए और नियंत्रित के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी दिया हुआ है क्वेश्चन में कि जो औद्योगिक स्वचालन नेटवर्क आर्किटेक्चर का उपयोग किया जाता है, आमतौर पर इसका जो उपयोग है वो मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग के लिए किया जाता है, ठीक है, मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग। क्लियर है? ठीक है, तो जैसे कि दूर दराज के उपकरणों में इसका डेटा एकत्रित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बिजली हो गया, पानी हो गया, ऑयल हो गया, फैक्ट्री हो गया, ऑटोमेशन का इसमें उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि what is the exact HTTP status code written by a web server when a requested web page or URL cannot be found on the server। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, ठीक है। जब सर्वर पर अनुरोधित वेब पेज या URL नहीं मिल पाता है तो वेब सर्वर द्वारा कौन सा सटीक HTTP स्टेटस कोड लौटाया जाता है? तो कौन सा स्टेटस कोड लौटाया जाता है? ठीक है, मान लीजिए आपने कोई ब्राउजर पे URL टाइप किया है तो वो क्या होता है कि वेब सर्वर पर वो मौजूद ही नहीं होता है या फिर डिलीट हो चुका होता है। क्लियर है? तो जो सर्वर ब्राउजर को वो 404 नॉट फाउंड 404 नॉट फाउंड का जो स्टेटस कोड है वो भेजता है। तो इसका मतलब ये है कि जिसे पेज की आपने रिक्वेस्ट की है वो उपलब्ध ही नहीं है। क्लियर है? जिससे भी आपने पेज की वो करी है, रिक्वेस्ट की है, वो उपलब्धि नहीं है, तो इसका मतलब ये होता है कि 404 नॉट फाउंड। क्लियर है ना? तो क्या होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो 200 के ओके होता है, ये क्या होता है कि पेज सही तरीके से खुल गया है। ठीक है, जो पेज है वो क्या है, सही तरीके से ओपन हो गया है। ठीक है, तो ये शो करता है। फिर जो 301 मूव परमानेंटली होता है वो क्या होता है कि पेज किसी URL पर हमेशा के लिए क्या हो गया है, शिफ्ट हो गया है। जो पेज है वो क्या हो गया है, शिफ्ट हो गया है। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। और जो 403 फॉरबिडन होता है, ये क्या होता है कि पेज तो मौजूद है, ठीक है, पेज तो है लेकिन आपको उसे एक्सेस करने की परमिशन ही नहीं है। ठीक है, पेज क्या होता है, पेज रहता है लेकिन एक्सेस की परमिशन नहीं होती है। ठीक है, परमिशन नहीं होती है। क्लियर है? और जो 404 नॉट फाउंड होता है, ये पेज सर्वर पर मिला ही नहीं है, ये इसका ये मतलब होता है। तो आंसर हो जाएगा डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच फील्ड इन एन ईमेल header should be used if you want to send a copy of an email to a recipient without letting other recipients know। तो यदि आप अन्य प्राप्तकर्ताओं को बताए बिना किसी प्राप्तकर्ता को ईमेल की एक प्रति भेजना चाहते हैं तो ईमेल हेडर में किस फील्ड का उपयोग किया जाता है? तो वो किस फील्ड का उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी का उपयोग किया जाता है। और ये बीसीसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बीसीसी से, सीसी से, सब्जेक्ट रिप्लाई टू ईमेल से काफी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, ठीक है। तो इनको एक बार जरूर कर लेना। बीसीसी की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो जो बीसीसी में भेजे गए रेसिपिएंट का नाम अन्य रेसिपिएंट यानी कि दूसरे रेसिपिएंट को नहीं दिखता है। क्लियर है? तो इसका जो उपयोग है वो किस लिए किया जाता है? ताकि प्राइवेसी को रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसके लिए? प्राइवेसी को रखने के लिए। क्लियर है? इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो जो भी आपके बल्क ईमेल होते हैं उनको भेजने के लिए क्या करता है, जो बीसीसी होता है वो काफी हेल्पफुल रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑनलाइन पोर्टल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्विस एज अ सिंगल विंडो मार्केट प्लेस फॉर ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। तो भारत सरकार का कौन सा ऑनलाइन पोर्टल विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की पारदर्शी और कुशल खरीद के लिए एकल खिलाड़ी यानी कि सिंगल विंडो बराबर बाजार के रूप में कार्य करता है? तो वो कौन सा होता है? जो बाजार के रूप में कार्य करता है वो कौन सा हो जाएगा आपका? जैम। क्लियर है? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो ये क्या होता है कि जो जीईएम होता है ये भारत सरकार का ऑनलाइन प्रोक्योरमेंटल पोर्टल होता है। कौन सा होता है? ऑनलाइन प्रोक्योरमेंटल होता है, ठीक है। ऑनलाइन प्रोक्योरमेंटल पोर्टल होता है, ठीक है। पोर्टल है ये। तो इसमें क्या होती है, जो सरकारी खरीद प्रक्रिया होती है वो क्या होती है? एक पारदर्शी और तेज होती है, ठीक है, ठीक है। क्लियर है? तो सभी सरकारी विभाग वस्तुओं और सेवाएं जो होती हैं वो यहीं से ही खरीदी जाती हैं। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिजिटल मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया प्रैक्टिस कॉल्ड वेयर एन ऑर्गेनाइजेशन पे अ पॉपुलर इंडिविजुअल विद अ लार्ज फॉलोइंग टू एंडोर्स इट प्रोडक्ट। ठीक है, तो उस डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया पद्धति को क्या कहा जाता है जहां कोई संगठन अपने उत्पादों या समर्थन करने के लिए एक बड़ी फैन फॉलोइंग वाले लोकप्रिय व्यक्ति को भुगतान करता है? तो वो कौन सी होता है? कौन सा होता है वो? ठीक है, तो वो हो जाता है आपका इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, जो भी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में क्या होता है, जैसे कि हम इंस्टा पर भी देखते हैं, जो पॉपुलर व्यक्ति होता है वो क्या करता है? प्रोडक्ट का प्रचार करता है ना। तो वो होता है आपका इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होता है। जो पॉपुलर व्यक्ति होगा वही प्रोडक्ट का प्रचार करता है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर क्या है, इसका ज्यादा उपयोग किया जाता है। क्लियर है? तो इसका जो उद्देश्य होता है, जो पर्पस होता है वो क्या होता है? पर्पस क्या होता है? जो ब्रांड अवेयरनेस होता है उसकी और सेल्स को बढ़ाना होता है। ठीक है, जो ब्रांड होते हैं उनकी अवेयरनेस को और सेल्स को बढ़ाना होता है, ये इसका मतलब होता है। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच 11 डिजिट alphanumeric code is assigned by the RBI to uniquely identify a specific bank branch participating in electronic fund transfer like NEFT and RTGF। तो नेफ्ट और आरटीजीएफ जैसे इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर में भाग लेने वाली एक विशिष्ट बैंक शाखा विशिष्ट पहचान के लिए आरबीआई द्वारा कौन सा 11 अंकीय अल्फान्यूमेरिक कोड आवंटित किया जाता है? तो वो कौन सा होता है? ये घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, ये क्वेश्चन कल भी आया था, आज उसका उल्टा करके ही पूछ लिया है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, आईएफएससी कोड।
ठीक है, ये क्या होता है, 11 अंकीय अल्फान्यूमेरिक कोड होता है। ठीक है, कौन सा होता है, तो ये क्या करता है कि सारे बैंक शाखा की एक यूनिक पहचान करता है। क्या करता है, बैंक खाते की ये एक यूनिक पहचान करता है, जैसे कि नेफ्ट हो गया, ठीक है, नेफ्ट हो गया, आरटीजीएस हो गया, या फिर आईएमपीएस ट्रांजैक्शन में इसका उपयोग किया जाता है। तो इन सभी के ट्रांजैक्शन में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि which emerging computing paradigm leverages the principle of superposition and intel entanglement to process complex data computation far faster than classical computer। कौन सा उभरता हुआ कंप्यूटिंग प्रतिमान पैराडिगम जटिल डेटा गणनाओं को क्लासिक कंप्यूटरों की तुलना में बहुत तेजी से संसाधित करने के लिए सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट के सिद्धांतों का लाभ उठाता है? तो वो कौन सा होता है? ठीक है, तो वो कौन सा होता है, क्वांटम कंप्यूटिंग होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। जो क्वांटम कंप्यूटिंग सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट पर क्या होता है, ये बेस्ड होता है। क्लियर है, सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट पर ये बेस्ड होता है। इनकी जो भी समस्याओं को क्लासिकल कंप्यूटर से क्या कर सकते हैं, तेजी से हल कर सकते हैं। क्लियर है, ठीक है, बहुत तेजी से हल कर सकते हैं, जिसका उपयोग होता है, इनका उपयोग किस लिए किया जाता है, रिसर्च के लिए, क्रिप्टोग्राफी के लिए और एआई में काफी हेल्प होती है, तो उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर इनक्रिप्ट अ यूजर्स पर्सनल और सिस्टम फाइल्स एंड डिमांड अ फाइनेंशियल पेमेंट इन एक्सचेंज फॉर द डिक्रिप्शन की। तो किस प्रकार का दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर यानी कि मालवेयर उपयोगकर्ता की व्यक्तिगत या सिस्टम फाइलों को एन्क्रिप्ट कर देता है और डिक्रिप्शन कुंजी के बदले वित्तीय भुगतान की मांग करता है? जो मांग करता है तो वो कौन सा होता है, जो यानी कि मनी की मांग करता है, ठीक है, रेजम की मांग करता है, तो वो कौन सा होता है, रेजमवेयर होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रेजमवेयर मैंने आपको बहुत बार बताया है, जो रेजमवेयर होता है वो क्या करता है, फाइल को इंक्रिप्ट कर देता है। ठीक है, फाइलों को ये क्या कर देता है, इंक्रिप्ट करता है, और जब फिर फाइलों को खोलने के लिए फिर ये क्या करता है, फिरौती की रेजम की मांग करता है। क्लियर है, तो ये भी क्या होता है, एक खतरनाक साइबर अटैक होता है। क्या होता है, साइबर अटैक होता है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि which concept in data science involve the use of specialized algorithm to explore and uncover hidden actionable pattern within extremely large data sets। तो डेटा साइंस में किस अवधारणा यानी कि कॉन्सेप्ट के तहत अत्यधिक बड़े डेटा सेट के भीतर छिपे और उपयोगी पैटर्न को खोजने के लिए विशेष एल्गोरिदम का उपयोग किया जाता है? तो वो कौन सा होता है? ठीक है, तो वो होता है आपका डेटा माइनिंग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो डेटा माइनिंग में क्या होता है, बड़े डेटा सेट से उपयोगी जानकारी खोजता है ये। ठीक है, यूजफुल जानकारी को ये खोजता है। ठीक है, डेटा सेट से। तो इसमें जो एल्गोरिदम होता है उसकी हेल्प से हिडन पैटर्न्स निकाले जाते हैं। क्लियर है, इसका उपयोग किस लिए होता है, बिजनेस एनालिटिक्स में होता है और एआई में होता है। ठीक है, बिजनेस और एआई में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, क्लियर है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड सबनेट मास्क used by default for a class C IP एड्रेस इन IPv4 नेटवर्किंग। तो IPv4 नेटवर्किंग में क्लास C IP पते के लिए डिफॉल्ट रूप से उपयोग किया जाने वाला मानक सबसेट मास्क क्या होता है? तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि जो सबनेट मास्क होता है ये होता क्या है। ठीक है, सबनेट मास्क यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, IPv4 का जो IP एड्रेस होता है वो 32 बिट का होता है। ठीक है, ये पता है ना। फिर जो बात करें जो सबनेट मास्क होता, ठीक है, तो जो सबनेट मास्क होता है उसका काम ये बताना होता है कि जो IP एड्रेस का कौन सा भाग नेटवर्क आईडी होगा और कौन सा भाग आपका होस्ट आईडी होगा। तो कौन सा भाग नेटवर्क आईडी होगा और कौन सा होस्ट आईडी होगा।
ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो IPv4 में होता है कि 32 बिट होते हैं एड्रेसिंग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका नेटवर्क आईडी होगा, ठीक है, तो क्लास सी बात करें जो क्लास सी आईपी एड्रेस की, तो इसमें क्या होता है, सब पहले जो क्लास सी आईपी एड्रेस में पहले 24 बिट, जो पहले यानी कि जो 32 में से जो 24 पहले वो क्या होंगे, आपके नेटवर्क आईडी होंगे, ठीक है। वो क्या होंगे, नेटवर्क आईडी होंगे, जिसमें कि आपके नेटवर्क आईडी जिसमें से आपके 3 ऑक्टेट होंगे, ठीक है। और बचा जो एक होगा, एक वो क्या होगा, आपका होस्ट आईडी होगा, ठीक है। आखिरी के जो 8 बिट होंगे, आखिरी के जो 8 बिट होंगे वो क्या होंगे, 24 बिट तो ये होंगे, ठीक है, 24 बिट होंगे नेटवर्क आईडी, और जो आखिरी के 8 बिट होंगे वो आपके होस्ट आईडी। तो ये बताता है आपका सबनेट मास्क बताता है, क्लियर है। तो इसका कारण है कि जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होगा, पहले में भी 255 होगा, ठीक है, दूसरे में 255 होगा, तीसरे में 255 होगा, जो ये लास्ट होगा ये होगा आपका होस्ट आईडी, ठीक है, होस्ट आईडी। और जो 3 होंगे ये इक्वल ये क्या होंगे, आपके नेटवर्क आईडी। तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। तो ये किसके लिए होता है, क्लास ए के लिए होता है, ये क्लास बी के लिए होता है, ठीक है। आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। क्लास सी के लिए तीनों में क्या होगा, इक्वल होगा, तो ये हो जाएगा आपके लिए क्लास सी डिफॉल्ट, ठीक है, आईपी एड्रेस ये होता है, ठीक है ना। जहां आपका 255 दिख गया वही आपके ये तीनों क्या हो जाएंगे, नेटवर्क आईडी, क्लियर है। ये हो जाएंगे आपके नेटवर्क आईडी और ये हो जाएगा होस्ट आईडी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विच कमांड इन SQL बिलोंग टू द डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज DDL एंड इज यूज्ड टू कंप्लीटली डिस्ट्रॉय एंड एग्जिस्टिंग टेबल स्ट्रक्चर अलोंग विद इट डेटा। तो SQL में कौन सा कमांड डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज DDL के अंतर्गत आता है और इसका उपयोग किसी मौजूदा टेबल संरचना को उसके डेटा के साथ पूरी तरह से नष्ट करने के लिए किया जाता है। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका ड्रॉप, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जो ड्रॉप होता है वो कमांड पूरी टेबल और उसका डेटा हटा देती है, ठीक है, उसकी पूरी टेबल और डेटा को हटा देती है, जो ड्रॉप होता है। तो ये क्या करता है, पूरी टेबल और डेटा को हटाना, ठीक है, क्लियर है। तो जो DDL होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड होता है, ठीक है। तो जो इसके ड्रॉप में क्या होता है कि ड्रॉप के बाद जो टेबल होता है उसको रीस्टोर करना आसान नहीं होता है, क्लियर है ना। तो वो कौन सा होता है, वो ड्रॉप होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द करेक्ट एक्सपेंशन ऑफ एब्रिविएशन WYSI कॉमनली यूज्ड इन वेब एंड डॉक्यूमेंट एडिटर। तो वेब और दस्तावेज संपादकों यानी कि एडिटर्स में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले संक्षिप्त नाम WYSI का सही पूर्ण रूप क्या है। तो इसका सही रूप क्या है, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। क्या हो जाएगी इसकी फुल फॉर्म, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया था एग्जाम में, इसीलिए रखा हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा था ये। तो जो इसका मतलब क्या होता है, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट का मतलब होता है कि स्क्रीन पर जैसा दिखेगा वैसा ही आपको आउटपुट मिलेगा या प्रिंट मिलेगा, ठीक है। जो आप देखोगे वही आपको मिलेगा। तो जैसा आपको स्क्रीन पर दिखेगा वैसा ही आपको प्रिंट या आउटपुट मिलेगा। इसका उपयोग है, जो इसका यूज होता है वो किन में किया जाता है, MS वर्ड में किया जाता है, क्लियर है, MS वर्ड में किया जाता है, वेब एडिटर्स में होता है, तो इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो इससे जो डॉक्यूमेंट एडिटिंग और जो फॉर्मेटिंग होती है वो क्या होती है, आसान हो जाती है, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट एडिटिंग और फॉर्मेटिंग क्या होती है, इजी हो जाती है, ठीक है, इजी, क्लियर है। तो आज भी हमने करे हैं क्वेश्चन 15 कंप्लीट करे हैं, क्लियर है। ऐसे ही हमारी कंप्यूटर की जो ये मॉक
टेस्ट सीरीज है ये चलती रहेगी, क्लियर है ना, जिससे आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।